वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राउंड टेबल सेमिनार का आयोजन। राउंड टेबल डिस्कशन में सीएम धामी हुए शामिल। पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा और सेमिनार का उद्देश्य जो है पर्यटन को बढ़ाना है। ओल्ड मसूरी रोड पर मौजूद एक होटल में इसका आयोजन किया गया है। पर्यटन खासकर जो फोकस होगा इस आयोजन का वो उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर होने वाला है और उसी को लेकर इसमें चर्चा भी रखी गई है। राउंड टेबल सेमिनार का आयोजन देहरादून में किया गया है। राउंड टेबल डिस्कशन में सीएम धामी भी शामिल हुए। पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाना सेमिनार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड में किस तरीके से पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो राउंड टेबल सेमिनार इसका आयोजन किया गया है जिसमें सीएम धामी खुद शामिल हुए हैं ताकि यहां पर पर्यटन को लेकर चर्चा हो सके, पर्यटन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो राउंड टेबल सेमिनार का आयोजन किया गया है देहरादून में। इसका आयोजन किया गया है। सीएम धामी खुद इस डिस्कशन में शामिल हुए हैं। पर्यटन इसका खास फोकस कि किस तरीके से उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरीके से जो अन्य राज्यों के या फिर अन्य शहरों के पर्यटक हैं वो उत्तराखंड में आ सके या फिर अन्य देशों के पर्यटक हैं वो उत्तराखंड में आ सके, चाहे वो छुट्टियां मनाने के लिए आए या फिर गर्मियों में आए या फिर सर्दियों में आए। उस लिहाज से उत्तराखंड बहुत बेहतर होना चाहिए। जितना बेहतर है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजपुर रोड पर इनकम टैक्स का छापा। विदेशी कंपनी के मोबाइल शोरूम पर आईटी का छापा। इनकम टैक्स चोरी को लेकर एक्शन में विभाग है। कागजातों को खंगालने में पूरी तरीके से आईटी विभाग यहां पर जुटा हुआ है। जो कागजात वहां पर हैं उनको खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। इनकम टैक्स चोरी को लेकर एक्शन में पूरी तरह विभाग है। आईटी विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है और कागजातों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। इनकम टैक्स का छापा राजपुर रोड पर विदेशी कंपनी के मोबाइल शोरूम पर आईटी का छापा है। इनकम टैक्स का छापा है। इनकम टैक्स चोरी को लेकर एक्शन में विभाग आया है क्योंकि आरोप है कि इनकम टैक्स की चोरी की गई है। कागजात को खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो विदेशी कंपनी के मोबाइल शोरूम में आईटी का छापा है और आईटी का जो छापा है ये इनकम टैक्स की चोरी को लेकर है। कागजात खंगाले जा रहे हैं ताकि कोई ना कोई सबूत वहां से मिल सके। उपेंद्र सिंह राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उपेंद्र, इनकम टैक्स की छापेमारी, पूरा मामला क्या है? देखिए काजल, जिस प्रकार से जो विदेशी कंपनियां हैं वो लगातार उसको लेकर इनकम टैक्स जो है वो लगातार छापेमारी कर रहा है और ये जो वीवो कंपनी के जो शोरूम है वो यहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं। यही वो शोरूम है, सर्विस सेंटर है जहाँ पर जो है ये छापेमारी जो है जो की जा रही है। और साथ ही ये है किस प्रकार से जो बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से आय से जो बिल्कुल मामला है कि इनकम टैक्स की चोरी का मामला जो है वो बताया जा रहा है और देश की अलग अलग जगहों जो है इस तरीके की छापेमारी जो है वो की जा रही है, जिसको लेकर जो है यहाँ पर जो है छापेमारी की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से जो विदेशी कंपनियां हैं मोबाइल के जो शोरूम है, चाहे वो वीवो हो, जितनी भी जो चाइनीज कंपनियां हैं उनको लेकर जो है ये छापेमारी लगातार जो है देश भर के अलग अलग जगहों पर जो है वो की जा रही है और इसी के तहत ये छापेमारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कुछ ही देर पहले आधा घंटे का समय हो चुका है और ये छापेमारी लगातार जो है वो जारी है। कागजात को खंगालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जिस प्रकार से जो विभाग की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है, कागज खंगालने में जुटी हुई है। इनकम टैक्स चोरी का जिस प्रकार से मामला है पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भी जिस प्रकार से ये छापेमारी जो है वो लगातार की जा रही है, उसको लेकर जो है ये राजपुर रोड, जो देहरादून के जो राजपुर रोड है, यहाँ पर वीवो का ये सर्विस सेंटर है जहाँ पर ये छापेमारी जो है वो की जा रही है। आधा घंटे से का अधिक का समय हो चुका है। लगातार जो टीम है वो छापेमारी जो है वो लगातार कर रही है। जो टीम जो मौके पर जो पहुंची हुई है वो लगातार जो है कर रही है कि आखिर जो कागजात है वो पूरे हैं कि नहीं, क्योंकि ये देखा गया है जिस प्रकार से के सूत्र जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि वीवो के कंपनी के जो कागजात हैं इनकम टैक्स को लेकर गलत तरीके से जो है वो रखे गए हैं और उसको लेकर जो है ये पूछताछ विभाग की टीम की ओर से जो है वो की जा रही है। इसको लेकर जो है लगातार विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और छापेमारी कर रही है।
जिस तरह से आप भी उपेंद्र बता रहे हैं कि अलग अलग जगह पर ये जो छापेमारी है वो लगातार की जा रही है, कागजातों को खंगाला जा रहा है, क्या उत्तराखंड में इसके अलावा भी कुछ और जगह पर छापेमारी की गई है या फिर कागजातों को खंगाला जा रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से जो छापेमारी जो है वो की जा रही है, वो अलग अलग तरीके से जो है ये छापेमारी की जा रही है। हालांकि फिलहाल अभी जो देहरादून के जो सर्विस सेंटर है वीवो के, यहाँ पर ईडी के द्वारा जो ये छापेमारी जो है वो की जा रही है। और साथ ही ये भी देखा गया है कि अलग अलग जगह पर, जो देश के अलग अलग कोनों पर जिस प्रकार से जो विदेशी कंपनियां हैं उन पर जो है वो छापेमारी जो है वो की जा रही है। और इसके तहत जो है ये देखा गया है कि राजपुर रोड पर जो देहरादून का पहुंच इलाका है, काफ़ी बड़ा इलाका है, और यहाँ पर जो है वीवो के जो शोरूम है, काफ़ी बड़ा शोरूम जो है यहाँ पर वीवो का है। अलग अलग जगहों पर भी देहरादून के कई जगहों पर जो है वीवो के शोरूम है। तो ऐसे में ये सर्विस सेंटर है, यहाँ पर जो है टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, कागज खंगालने की कोशिश जो है वो कर रही है। हालांकि ये कार्रवाई कब तक चलेगी, किस तरीके से जो है कार्रवाई रहती है, ये अभी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो छापेमारी लगातार की जा रही है। प्रदेश में खेल के स्तर को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए खेल विभाग लंबे समय से प्रयास कर रहा है। और वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के अलावा आला अधिकारियों के साथ में बैठक की। बैठक में उन्होंने कई फैसले लिए हैं, साथ ही पूर्व में लिए गए फैसलों की समीक्षा भी की है। खेल मंत्री ने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से खेलों को लेकर कई वादे किए गए थे, जिनको पूरा करने को लेकर भी खेल मंत्री ने अधिकारियों को आदेश भी दिए हैं, जिससे कि खेल मैदानों की व्यवस्था को और पुख्ता करना, साथ ही बेहतर सुविधाएं देने की बातें कही गई हैं। इसके साथ साथ खेल मंत्री ने बताया है कि 29 अगस्त से प्रदेश के 8 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को खेल विभाग छात्रवृत्ति देने जा रहा है। खेल विभाग की आज समीक्षा ली गई है और इसी समीक्षा बैठक में जब पूर्व में जब मैंने बैठक ली थी तो उसके जो मिनट्स बने थे उसमें आखिरकार कितनी कार्रवाई की गई है उसकी भी समीक्षा की गई है। पहला बिंदु हमारा यही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जितनी घोषणाएं खेल मैदान को लेकर है या खेल के संदर्भित है वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये प्रतीत होता है कि उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और कुछ यदि लंबित हैं खेल मैदान बनने में तो उसमें कहीं ना कहीं ज़मीन के इश्यूज़ हैं, कुछ फॉरेस्ट के इश्यूज़ हैं, जिसको लेकर विभाग को निर्देशित कर दिया है कि वह समय रहते संबंधित जनप्रतिनिधि को इस रिगार्डिंग सूचना देना भी। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन जब मामला देश में खुद को साबित करने का होता है तो यहाँ पर युवा पीछे नहीं रह जाते हैं। हालांकि और इसकी एक और वजह है जो कि वित्त संसाधनों की कमी भी बताई जा रही है। हालांकि कुछ युवा पीछे रह जाते हैं। इसको देखते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक ली और इसी दौरान उन्होंने प्रदेश में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड बनाया है और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि केरल, हरियाणा और उड़ीसा राज्यों में ये व्यवस्था लागू है और अधिकारियों को इन राज्यों के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का अध्ययन करना चाहिए ताकि खेल विभाग के लिए अब सीएआर और अन्य मदद से वित्तीय प्रबंधन हो सके, जिससे कि खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सके। कई बार जो होता है कि वित्तीय संसाधनों के अभाव में जो है खिलाड़ियों के पास जाने से लेकर इक्विपमेंट से लेकर कई सारी चीज़ें उनके पास में नहीं होती है, इस कारण से उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है। तो हम मौके पर ही ये सारी चीज़ें दे पाए तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हुए स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड करके जो है एक हम लोग व्यवस्था हम लोग दें, जिसमें कि खेल विभाग के लिए वित्तीय प्रबंधन जो है, चाहे वो सीएसआर के मद से हो चाहे वो अन्य मद से हो, वहाँ आ सके और खेल विभाग उस मद का उपयोग खिलाड़ियों के हित में कर सके और बार बार जो है उसके लिए वित्त विभाग के चक्कर ना काटने पड़े या वित्त में लंबित ना होने पाए। कई बार खिलाड़ियों की इनाम राशि हम लोग घोषित करते हैं और लेकिन वित्त में इतना लंबा समय लग जाता है कि 4-5 साल बीत जाते हैं, खिलाड़ी को उसकी इनाम धनराशि या प्रोत्साहन धनराशि नहीं मिल पाती है। तो इस प्रकार के प्रकरण ज़्यादा होने के कारण हमने इस पर विचार बनाया है। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने के बाद हरिद्वार नगर निगम की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में स्वयं सहायता समूह संस्थाओं के साथ मिलकर प्लास्टिक के स्थान पर गंगा जल ले जाने के लिए जूट और कांच की बोतल और
घाट पर बिछाने के लिए प्लास्टिक के मैट के स्थान पर कपड़े से बने मैट बेचने और किराए पर दिए जाने की व्यवस्था की पहल की गई है। इसकी शुरुआत अब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से हर की पैड़ी पर की गई है। हरिद्वार के मेरा नियंत्रण कक्ष में नगर निगम की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर निगम की तरफ से काटे जाने वाले चालानों के लिए आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से दी गई वेंडिंग मशीन का शुभारंभ भी किया गया है। और इस मौके पर नगर निगम ने आम नागरिकों को सफाई के प्रति प्रेरित करने के लिए एक थीम सॉन्ग को भी लॉन्च किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जैसा कि आज भारत सरकार की तरफ से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई से बैन कर दिया गया है और सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे कम किया जाए, इसके लिए हरिद्वार नगर निगम की तरफ से ये पहल की गई है। देखिए, सभी प्रकार के उसमें अभी मैंने कहा कि पूरा प्रतिबंधित है। खाली कावड़ है ऐसा नहीं है, कावड़ जहाँ से चल रही है वहाँ से भी प्रतिबंधित है। ये पूरे देश में लागू है। जैसे कावड़ी आएगा एक मिनट, आपने कहा, मेरी बात सुन तो लीजिए। कावड़ जहाँ से चलेगा लेने के लिए व्यक्ति, कावड़ जहाँ से लेके चलेगा वहाँ भी प्रतिबंधित है, तो हमारे यहाँ भी प्रतिबंधित है, देश में पूरे में प्रतिबंधित है। उसमें यदि कावड़ लेके जा रहा है तो हमने आज वो व्यवस्था दी ना, बैम्बो वाला या शीशी वाला, वो आपने उसमें कावड़ में लगा के जाए तो उसमें अपने आप ही उसमें रोकथाम लगेगी। इसमें थोड़ा हमें प्रयास सबको मिलकर करना पड़ेगा। सहकारिता विभाग में काफी समय से पदोन्नति का इंतजार में बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए खुशी की खबर है। 23 एडीसीओ, 13 एडीओ और 11 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नत हुए हैं। दरअसल मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसमें कि मंत्री ने कहा था कि विभाग में पात्र एडीसीओ, एडीओ, प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत किया जाए और उसी क्रम में सहकारिता विभाग के निबंधक आलोक कुमार पांडे के निर्देश पर अपर निबंधक सहकारिता प्रशासन के हस्ताक्षर से पदोन्नति सूची जारी हुई है। शिक्षा विभाग में तबादला विसंगति दूर करने के लिए राज्य सरकार हरियाणा की तबादला नीति के अनुसार व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को हरियाणा की पॉलिसी के अनुसार ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर एक बैठक भी आहूत की गई, जिसमें कि मुख्य सचिव के साथ में शिक्षा सचिव मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा सचिव ने उन्हें हरियाणा के तबादला पॉलिसी की विस्तार से जानकारी दी। रविनाथ रमन ने बताया कि हरियाणा में राज्य को सुविधा संसाधनों के अनुसार कई क्षेत्रों में बांटा गया है। साथ ही शिक्षकों के लिए कई श्रेणियों में अंक दिए जाते हैं। इन अंकों के आधार पर ही तबादला तय किया जाता है। हर शिक्षक को विकल्प देने की रियायत है। राज्य में तबादला कानून लागू करने से पहले यह व्यवस्था लागू थी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला किया है और इस फैसले के तहत उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में संचालित पीपीपी मोड अस्पतालों को सुधारने और मरीजों की समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसके तहत अनुबंधित अस्पतालों की निगरानी सीएमएस के अलावा सीएमओ भी करेंगे और इन अस्पतालों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न पाए जाने पर सीएमओ अनुबंधित संस्थाओं के प्रबंधन को नोटिस जारी कर सकेंगे। इसकी एक प्रति स्वास्थ्य महानिदेशक को भी भेजनी होगी। इसके साथ ही सचल चिकित्सा वाहनों का इलाके में भ्रमण करना रोटेशन स्थानीय विधायकों की सहमति से तैयार किया जाएगा। सूबे के चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में पीपीपी मोड में संचालित अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार को लेकर क्षेत्रीय विधायकों और विभागीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड में शराब की बची दुकानों के आवंटन को लेकर विभाग में प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें कि फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही 5 जिलों की 20 शराब की दुकानों को आवंटित कर दिया जाएगा। आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में शराब की ओवर रेटिंग को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि विभागीय अधिकारी समय समय पर शराब की दुकानों पर छापेमारी के रेट को लेकर चेक करने का काम करेंगे। आबकारी आयुक्त ने कहा है कि अगर कहीं पर भी शराब की ओवर रेटिंग पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाने और दुकान को बंद करने की कार्रवाई की जा सकती है।
जो हमारी 20 दुकानें जो 43 करोड़ की थी, जो हमारी रुकी हुई थी, उसको हमने निकालने की कार्रवाई को प्राथमिकता दी, ताकि जो हमारा वार्षिक लक्ष्य है उसको हम समय रहते प्राप्त कर सकें। जहां तक आप ओवर रेटिंग के संबंध में बता रहे हैं, तो सभी जनपद के अधिकारियों को और सर्कल इंस्पेक्टरों को ताकीद कर दी गई है कि रैंडमली चेकिंग करते रहें। और आप देख ही रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में जहाँ पे भी ओवर रेटिंग की शिकायतें कंफर्म हुई है, वहाँ पे 50,000 से लेकर 75,000 तक के फाइन किए जा रहे हैं। जो भी नियम में प्रावधान है उसके तहत अगर फिर भी इसकी पुनरावृत्ति होगी तो दुकान निरस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। राज्य भर में इस बार हरेला पर पूरे प्रदेश भर में 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इस विभागीय सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा है कि इस तरह से जंगली जानवरों की आबादी क्षेत्रों में आने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसको देखते हुए शासन स्तर पर इस बार फलदार वृक्ष लगाने का फैसला लिया गया है, जिसमें कि 50% फलदार वृक्ष इस बार लगाए जाएंगे ताकि जंगली जानवर आबादी क्षेत्रों में ना आ सके। साथ ही आर.के. सुधांशु ने कहा है कि इस बार वृक्षारोपण किया जाएगा और उसकी मॉनिटरिंग भी सही तरीके से हो सके, उसके लिए विभागीय स्तर पर एक सिस्टम विकसित किया जाएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों का संरक्षण हो सके। नहीं, इस बार का जो एक सबसे जो डिफरेंट एक अगर कहेंगे कि जैसे क्या हो रहा है कि खास करके बंदरों का आप देखें, मंकी मीनेस जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और शहरों में खास करके ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको उनके जो भोजन है, नेचुरल हैबिटेट है, उसमें दिक्कत हो रही है, प्राकृतिक जो अधिवास है। तो उसके लिए इस बार शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि लगभग 50% फलदार वृक्षों का रोपण किया जाए और इसके लिए हम एक सुपरविजन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए एक तंत्र भी विकसित कर रहे हैं, जिससे कि हम मॉनिटरिंग भी कर सकें ताकि वो उनको जो जीवित रहने का प्रतिशत है वो उसमें भी बढ़ोतरी हो। उत्तराखंड में कॉर्बेट के सरपुदली रेंज में हिंसक बाघ को पकड़ना कॉर्बेट प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बताया जा रहा है कि धनगढ़ी गेट के पास में घटनास्थल पर 4 बाघों की मूवमेंट से कॉर्बेट प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वहीं एक बाघिन के साथ उसके 3 बच्चे नजर आ रहे हैं। इससे यह कहा जा रहा है कि अगर बाघिन ही हमलावर हुई तो ऐसे में उसको पकड़ना उसके बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकता है। हालांकि हिंसक बाघ को पकड़ने के लिए कॉर्बेट प्रशासन अपने संसाधनों के साथ लगातार जुटा हुआ है, जो कि कोशिशें लगातार कर रहा है। क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग लगे हुए हैं उसको, बाघ को मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। वहाँ पे ट्रैप कैमरा लगे हैं, उसमें मतलब 3 तो जो है सब अडल्ट हैं और एक फीमेल जो है उसकी फ़ोटो हमें मिली है। उसको हमने देखा भी है कि उनका मूवमेंट कहाँ कहाँ तक है और क्योंकि कौन सा जो है बाघ कर रहा है ये एक्टिविटी, उसको ज़ीरो डाउन करने के लिए टाइम लग रहा है। सोनप्रयाग से 1810 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हो गया है। सोमवार को 3412 पुरुष, 3143 महिलाएं, 12 नौनिहाल और 30 विदेशी सैलानी समेत 6707 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। आपको बता दें कि 6 मई से लेकर सोमवार तक 48 विदेशी सैलानी बाबा केदार खंड के धाम पहुंचे और वहीं अभी तक 8,56,721 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदारनाथ धाम में मानसून की दस्तक के बाद भक्तों की संख्या में कमी आने लगी है। भक्तों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मंदिर के कपाट खोलने और बंद करने के समय में बदलाव कर दिया है। आज सुबह की अगर बात करें तो 5 बजे से केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए जा रहे हैं और वहीं शाम को आरती और श्रृंगार दर्शन के बाद रात को 9 बजे मंदिर को बंद किया जा रहा है। धाम में इस साल 6 मई से अब तक 8,56,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।